आज हम जो सी लैंग्वेज का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो आपके स्क्रीन के सामने है। हम क्या क्या पढ़ेंगे, कैरेक्टर सेट के बारे में पढ़ेंगे, टोकन के बारे में पढ़ेंगे, एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर के बारे में पढ़ेंगे, डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल एंड डाटा टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, हेडर फाइल, stdioh, limit.h के बारे में पढ़ेंगे, एंड printf, scanf एंड फॉर्मेट स्पेसिफायर के बारे में हम पढ़ेंगे। किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए सबसे पहले उसका कैरेक्टर सेट मालूम होना चाहिए। कैरेक्टर सेट वो वैलिड कैरेक्टर हैं जो किसी लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज करता है। जैसे सी लैंग्वेज में हमारे जो कैरेक्टर हैं वो क्या हैं, वो हमारे कैपिटल A to Z और स्मॉल a to z और नंबर एंड सम स्पेशल कैरेक्टर एंड अर्थमेटिकल सिंबल, रिलेशनल ऑपरेटर एक्सेट्रा हम यूज़ करते हैं। और जो C और C+ लैंग्वेज है वो ASCII कोड को सपोर्ट करता है। ASCII कोड यानी कि वो 8 बिट्स कोड है, 8 बिट्स कोड है, उसको सपोर्ट करता है। उसका फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे लेकिन हम ये जानते हैं कि कौन से कैरेक्टर हमको यूज़ करना है और जो सी लैंग्वेज के अंदर कैपिटल A और स्मॉल a में डिफरेंस है। ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है तो हम इन कैरेक्टर को यूज़ करेंगे। अब हम आते हैं टोकन्स पर। टोकन क्या है? बहुत ही बेसिक कंपोनेंट है वो सी का और वो 4 पार्ट में डिवाइड होता है। अब टोकन क्या है? टेक्स्ट जब हम किसी प्रोग्राम में कोई वर्ड या टेक्स्ट और पंक्चुएशन मार्क यूज़ करते हैं और वेरिएबल यूज़ करते हैं, ये लिटरल यूज़ करते हैं, ऑपरेटर यूज़ करते हैं, कीवर्ड यूज़ करते हैं, तो वो उसको हम टोकन कहते हैं। वेरी बेसिक कंपोनेंट है ये। देखिए हम अब पढ़ेंगे कि कीवर्ड क्या होता है। तो कीवर्ड के लिए हम आते हैं, ये हमारा कीवर्ड है। कीवर्ड क्या है? सम प्री डिफाइंड एंड रिजर्व वर्ड, यानी कोई पहले से ही डिफाइन करे हुए वर्ड हैं जिनका कोई स्पेशल मीनिंग है सी लैंग्वेज के अंदर और वो आइडेंटिफायर के रूप में नहीं यूज हो सकता, फंक्शन के नेम के रूप में नहीं यूज हो सकता, वेरिएबल के नेम के रूप में यूज नहीं हो सकता। ठीक है, ये ध्यान रखना। लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए पहले वेरिएबल क्या है, फंक्शन क्या है और आइडेंटिफायर क्या है, वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, जो वर्ड इंट है, फ्लोट है, डबल है, शॉर्ट है, लॉन्ग है, कैरेक्टर है, साइन कीवर्ड है, ये डाटा टाइप के लिए सी लैंग्वेज में यूज होता है जिसको हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन ध्यान रखो इसका स्पेशल मीनिंग है, इसे वेरिएबल नेम के रूप में यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये कीवर्ड है। बिसाइड दिस एक्सटर्न रजिस्टर, वोलेटाइल, ऑटो, अनसाइंड, साइज ऑफ ऑल्सो कीवर्ड है। स्ट्रक्ट कीवर्ड है, इनम कीवर्ड है, यूनियन कीवर्ड है, टाइप डेफ, कॉन्स्ट कीवर्ड है, if, else, break, switch, case, default, for, while, do, go to, continue, return, these are the keyword, meaning to say कि इनका एक स्पेशल मीनिंग है इसके अंदर और वो वहीं पर यूज होंगे जहाँ पर इनकी ज़रूरत है, जो हम आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन इनको हम यूज नहीं कर सकते। तो आपको समझ में आया होगा, कैरेक्टर सेट हमने पढ़ लिया, हमने अब आता है नाउ वी कम्स टू आइडेंटिफायर। व्हाट इज आइडेंटिफायर? देखो हम फंक्शन बनाना सीखेंगे सी के अंदर, हम एरे बनाना सीखेंगे, हम स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे सी के अंदर और हम वेरिएबल का यूज करेंगे। अब जब भी हम वेरिएबल को यूज करेंगे, फंक्शन को यूज करेंगे, एरे को यूज करेंगे तो इनको एक नाम देंगे। उस नाम देने के तरीकों को आइडेंटिफायर कहा जाता है। जैसे ये देखो, आइडेंटिफायर आर द नेम गिवन टू वेरिएबल, स्ट्रक्चर, एरे, इनम और फंक्शन। जैसे मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर करा इंट a, b और c. There are 3 variables of integer type. So I have given name ABC. I do not use int, float instead of this. अब इसका पहला रूल क्या है? उसका फर्स्ट कैरेक्टर आइडेंटिफायर शुड बी आइदर अंडरस्कोर साइन और
नंबर कैन नॉट बी यूज। यह पहला या तो अंडरस्कोर हो या कैरेक्टर हो, हमने यहाँ कैरेक्टर का यूज करा है। अगर हम वेरिएबल लेते हैं तो हम हमेशा लिखेंगे A12 लिख सकते हैं, ये करेक्ट वेरिएबल है, A12 करेक्ट वेरिएबल है। लेकिन हम कभी भी वेरिएबल का नाम 12A नहीं यूज करेंगे, इट्स इनवैलिड वेरिएबल। ये इनवैलिड क्यों हुआ? क्योंकि ये नंबर से शुरू हो रहा है और कोई भी वेरिएबल रूल फर्स्ट ये कहता है नंबर से शुरू नहीं होगा, वो कैरेक्टर से शुरू होगा। दूसरा है नो स्पेशल कैरेक्टर कैन बी यूज, ओनली साइन अलाउड इज अंडरस्कोर। तो हम जब वेरिएबल बनाएंगे तो जैसे हमें सिंपल इंटरेस्ट यूज करना है तो हम S_I लिखेंगे, ये वैलिड वेरिएबल है। तो ये हमारा कैसा वेरिएबल है? वैलिड वेरिएबल है, क्योंकि हमने इसको S_I लिखा है। लेकिन अगर हम S.I लिखते हैं तो ये इनवैलिड है, क्योंकि डॉट अलाउड नहीं होता। हम अगर S.I में स्पेस देते हैं ये भी इनवैलिड है, क्योंकि स्पेस अलाउ नहीं होता। तो आप ये ध्यान रखिए, पहला रूल समझ गए हैं कि वो लेटर से शुरू होता है, यानी कि किसी का वेरिएबल हमें लेना है तो हम PTR ले सकते हैं, SI ले सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो, और एरिया और रेक्टेंगल कैलकुलेट करना है तो L और B ले सकते हैं, या लेंथ और ब्रेथ भी ले सकते हैं। यू फॉलो? तो कीवर्ड आर नॉट यूज एज आइडेंटिफायर। जो हमने कीवर्ड प्रीवियस चैप्टर में जैसे हमने पढ़े थे, कीवर्ड क्या है? ये कीवर्ड है। इन कीवर्ड का हम यूज वेरिएबल के नाम के रूप में यूज नहीं करेंगे, इसका एक स्पेशल मीनिंग है, तो हम इनको यूज नहीं करेंगे, ये आप ध्यान रखना। समझ में आया आप लोगों को? तो दूसरी ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, वैलिड कौन से हैं और इनवैलिड कौन से हैं। वैलिड कौन से होंगे? जो लेटर से शुरू होते हैं और जो इंक्लूड करते हैं नंबर को इंक्लूड कर सकते हैं। पैरा वेरिएबल में अंडरस्कोर से शुरू हो सकता है, क्योंकि इट कैन बिगिन विद अंडरस्कोर, ये बिगिन हो सकता है। ठीक है। तीसरा फोर्थ रूल हमारा ये है, कॉमा ब्लैंक स्पेस नॉट। हम किसी भी वेरिएबल में कॉमा यूज नहीं करेंगे, ब्लैंक स्पेस यूज नहीं करेंगे, कोई डॉट का यूज नहीं करेंगे। लेकिन फिफ्थ पॉइंट हमारा ये कहता है कि ये मीनिंगफुल, शॉर्ट एंड रीडेबल होना चाहिए। कहने का मतलब है जब हम कोई वेरिएबल यूज कर रहे हैं तो वो मीनिंगफुल होना चाहिए। जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम पूरा लिखे प्रिंसिपल, टाइम और रेट। इस तरह हम वेरिएबल का यूज करें, ना कि अगर हम लेते हैं इस तरह भी लेते हैं फ्लोट P, T, R, ये वैलिड है लेकिन ये मीनिंगफुल नहीं है। जब आप आगे पढ़ेंगे, आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जाएंगे, जहाँ प्रोजेक्ट में वर्क करेंगे, क्योंकि प्रोजेक्ट में कोई 10 दिन के लिए रहता है, कोई महीने भर, कोई 1 साल के लिए रहता है, और 70% वर्क डॉक्यूमेंटेशन होता है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में। तो हमें पूरा डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है, जिससे कोई प्रोजेक्ट पे काम करने आए तो उसके बाद में समझ में आ जाए कि ये वेरिएबल क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्या कारण है। इसलिए वेरिएबल हमारे मीनिंगफुल होने चाहिए और रीडेबल होना चाहिए। ये प्रिंसिपल रीडेबल है, टाइम रीडेबल है। अगर मैं इनकी जगह पर ये ले लेता ABC, तो क्या प्रोग्राम नहीं चलता? प्रोग्राम चलता, लेकिन ये मीनिंगफुल नहीं है। लेकिन ये समझ में आ रहा है, प्रिंसिपल, टाइम, रेट हमने लिया है, ये मीनिंगफुल है। दूसरा केस सेंसिटिव है, यानी कि जब मैं वेरिएबल का यूज़ करता हूँ और मैं ये लिखता हूँ इंट x और मैं इंट कैपिटल में x लिखता हूँ, तो दोनों में डिफरेंस है। ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। अगर हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं स्मॉल लेटर में तो हमें वैसे ही यूज़ करना पड़ेगा प्रोग्राम में, और कैपिटल में यूज़ करते हैं तो वैसे ही हमें यूज़ करना पड़ेगा। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि जैसे कि हमने पढ़ाया आपको, तो आपको कैरेक्टर सेट समझ में आ गया। कैरेक्टर सेट मतलब कुछ कैरेक्टर्स हैं जो हमारे पास 0 to 9 कैरेक्टर हैं, नंबर्स हैं, और अल्फ़ाबेट A to Z हम यूज़ करते हैं, और स्मॉल लेटर A to Z यूज़ करते हैं, और सम अर्थमेटिकल सिंबल, लॉजिकल सिंबल एंड रिलेशन सिंबल, दिस ऑल मेक्स अ कैरेक्टर सेट। कीवर्ड हमको समझ में आया। हमने पढ़ा कि कुछ वर्ड हैं जिनका प्री डिफाइंड मीनिंग है,
उनको हम यूज़ करते हैं, उनको हम वेरिएबल के रूप में, फंक्शन के रूप में, स्ट्रक्चर में, एरे में के नाम के रूप में कीवर्ड का यूज़ नहीं करेंगे। उनका स्पेशल मीनिंग है। और जब भी हम आइडेंटिफायर बनाएंगे, आपने सीखा कि वो कैसे लेटर से शुरू होता है। इंक्लूड नंबर कर सकते हैं, ओनली साइन अलाउड इज अंडरस्कोर साइन। अब हम आते हैं व्हाट इज लिटरल्स। लिटरल्स में जाने से पहले हम लिटरल के बारे में थोड़ा बात करेंगे। जैसे हमारे पास स्ट्रिंग लिटरल है, देन वी हैव कैरेक्टर लिटरल्स है, और हमारे पास इंटीजर लिटरल है एंड फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल है। तो 4 लिटरल की हम बात करेंगे। तो हम वापस चलते हैं, पहले देखते हैं स्ट्रिंग लिटरल क्या है। जैसे कि मैंने किसी का नाम को, जैसे अमन को डबल कोड में स्टोर करा है, ये स्ट्रिंग लिटरल है। 12th रोमन में लिखा है, ये स्ट्रिंग लिटरल है। और किसी नंबर को डबल कोड में अगर मैं स्टोर करता हूँ तो ये भी स्ट्रिंग लिटरल है। ये 123 नहीं है, ये 123 है। तो एनीथिंग एनक्लोज इन डबल कोटेशन मार्क, जो कुछ को हम डबल कोटेशन में एनक्लोज करते हैं उसको स्ट्रिंग कहते हैं, और स्ट्रिंग को हम डबल कोटेशन में लिखते हैं। कैरेक्टर लिटरल को हम अगर जैसे Z स्टोर करना है तो सिंगल कैरेक्टर में लिखेंगे, किसी नंबर को हम सिंगल कोड में लिखते हैं तो वो कैरेक्टर लिटरल होता है। लिटरल मीन्स द वैल्यू, लिटरल्स आर द डाटा। जैसे मैंने A में एक वेरिएबल है, इसमें 10 यूज करा तो ये 10 इंटीजर लिटरल है। अगर मैंने एक V वेरिएबल है, इसमें 12.2 स्टोर करा तो ये फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल है। अगर कोई वेरिएबल में मैंने Y स्टोर करा कैपिटल में तो ये कैरेक्टर लिटरल। अगर किसी वेरिएबल नेम में, नेम को हम जिस तरह यूज करते हैं नेम, और यहाँ पर लिया 20 कैरेक्टर और यहाँ डबल कोड में लिख दिया हेलो, तो ये क्या है? ये स्ट्रिंग को स्टोर करानी। तो ये हमारा इंटीजर लिटरल है, ये हमारा फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल है, ये हमारा कैरेक्टर लिटरल है, और ये स्ट्रिंग लिटरल है। आई होप आपको समझ में आ गया। लिटरल्स आर द डाटा गिवन टू वेरिएबल और कांस्टेंट वैल्यू। जैसे हम पाई की वैल्यू 3.14 देना चाहते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं PI = 3.14। ये वेरिएबल है, लेकिन अगर हम इसके आगे CONST कॉन्स्ट लिख देंगे तो ये कांस्टेंट डिफाइन हो जाएगा। तो दिस इज व्हाट इज देयर। नॉर्मली कांस्टेंट जब भी हम लिखते हैं कैपिटल लेटर में यहाँ देते हैं। ये मैंने सिर्फ आपको ये समझा रहा हूँ व्हाट इज लिटरल, दैट्स व्हाई आई हैव यूज्ड इट। तो आपको समझ में आ गया इंटीजर लिटरल क्या है, फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल क्या है, कैरेक्टर लिटरल क्या है। तो ये एग्जाम्पल मैंने दिए हुए हैं। नेक्स्ट हम आते हैं ऑपरेटर पर। तो हमारे पास कुछ अर्थमेटिकल ऑपरेटर हैं जो आप जानते हैं। जैसे हम C = A+B करेंगे तो वैल्यू हमेशा लेफ्ट हैंड साइड C में स्टोर होगी। दिस इज L वैल्यू एंड दिस इज R वैल्यू। A+B C में होगा, और ये इक्वल साइन है, इसको हम असाइनमेंट सिंबल कहते हैं। असाइनमेंट सिंबल तो प्लस आप लगा सकते हैं, ऐसे ही आप C = A-B कर सकते हैं, ये माइनस है। ऐसे ही आप P = A × B कर सकते हैं, ये मल्टीप्लाई साइन है। ऐसे ही आप D = A/B कर सकते हैं, डिवाइड साइन। लेकिन परसेंट साइन क्या है? परसेंट साइन रिमाइंडर के लिए यूज होता है। मैंने लिखा 5% 2, तो यहाँ आंसर जो आएगा R में वो आएगा 1, क्योंकि 5 को 2 से डिवाइड करूंगा। मॉड्यूलस ऑपरेटर है, यानी रिमाइंडर देता है, तो ये 2 टाइम जाएगा, तो रिमाइंडर आपका क्या है 1। तो इस 1 को इस परसेंट से आता है। लेकिन जब मैं 5+2 करूंगा तो हमेशा आंसर 2 आएगा। ये आप ध्यान रखना कि दोनों साइड पे ये इंटीजर ऑपरेटर। लेकिन जब मैं 5.0/2 करूंगा तो आंसर 2.5 आएगा, क्योंकि इस डिवाइड साइन जो भी है स्लैश, इसके किसी भी साइड में अगर डेसिमल नंबर है तो आंसर डेसिमल में आएगा, अगर इंटीजर नंबर है तो आंसर इंटीजर में आएगा। ये आप ध्यान रखना। आपको अर्थमेटिकल सिंबल समझ में आ गए होंगे, आई होप। तो मैं इनको रब कर देता हूं जिससे कि आपको दूसरा ऑपरेटर के बारे में समझा सकूं। अब हम आते हैं, हम देखते हैं ये हमारे साइन जो हैं
या इक्वल साइन ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। अब ये ऑपरेटर हैं जिसको हम शॉर्ट एंड ऑपरेटर और असाइनमेंट ऑपरेटर भी कहते हैं। जैसे मैंने ये लिखा a की वैल्यू हमारी 5 है और मैंने लिखा a इक्वल a प्लस 5, तो अब a की वैल्यू क्या हो गई? यहाँ पर a की वैल्यू 5 थी लेकिन यहाँ 10 हो गई, क्योंकि a इक्वल a प्लस 5 का मतलब होता है एक्यूमुलेट कर रहा है, यानी कि a में जो वैल्यू है उसके साथ 5 को ऐड कर दें, यानी 10। अब इस लाइन को लिखने का तरीका ये भी है, हम लिख सकते हैं a प्लस इक्वल 5। तो ये दोनों स्टेटमेंट सेम है। कहने का मतलब है a में जो भी वैल्यू है उसमें 5 ऐड कर दे, इसका मतलब a की वैल्यू 10 होगी। लगता है आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक एग्जांपल और देता हूं। a की वैल्यू मान लो 10 है और मैंने लिखा a इक्वल a माइनस 10, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी 10 था। इसको हम लिख सकते हैं a माइनस इक्वल 10, सेम थिंग। तो आपके ऊपर है, चाहे आप ये वाले स्टेटमेंट को यूज करें चाहे आप इसको करें। तो सेम थिंग, प्लस इक्वल इनटू इक्वल का मतलब क्या है? a इक्वल a इंटू 5। a में जो भी वैल्यू है उसे 5 से मल्टीप्लाई करें, हम a इंटू इक्वल 5 भी लिख सकते हैं। ऐसे ही a डिवाइड इक्वल a डिवाइडेड बाय 2, हम इसको a डिवाइड इक्वल 2 लिख सकते हैं। a इक्वल a परसेंटेज 2, हम इसको a परसेंट इक्वल 2। तो ये आपके ऊपर है, चाहे कौन सा स्टेटमेंट का आप यूज करें। आप a इक्वल a इंटू 5 लिखें जब a की वैल्यू को 5 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, चाहे आप a इंटू इक्वल 5 लिखें, ये आपके ऊपर है। मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया कि शॉर्ट एंड ऑपरेटर जो हम यूज़ कर रहे हैं, इनको शॉर्ट एंड ऑपरेटर बोलते हैं। कि शॉर्ट में लिख रहे हैं, इसको आप यूज़ जैसे भी करें, आपको समझ में आ गया है। मैं आपको ये रब कर देता हूँ जिससे कि आपको दूसरी चीज़ के बारे में भी समझा सकते। आई होप आपके समझ में आ रहा है कि किस तरह हम ऑपरेटर को यूज़ करते हैं। अब हमारे पास आता है कंपैरिजन ऑपरेटर, जिसको कि हम रिलेशनल ऑपरेटर भी कहते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर, ये रिलेशनल ऑपरेटर में यहाँ पर 2 इक्वल साइन का यूज करा गया है और यहाँ असाइनमेंट ऑपरेटर में एक इक्वल साइन का यूज करा गया है। ये असाइन के लिए a इक्वल a प्लस 5, यानी कि a के अंदर a प्लस 5 स्टोर हो रहा है। इसका मतलब इक्वल साइन का मतलब है इफ a इक्वल 5, हम चेक करें क्या a की वैल्यू 5 है कि नहीं। ये इफ स्टेटमेंट हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन ये समझाने के लिए मैं इस चीज़ को इफ को यूज़ करके आपको बता रहा हूँ। आपके इफ को समझने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ ये सिंबल का ज्ञान होना चाहिए कि जब हम इक्वल लिखते हैं कि इक्वल, तो उसे असाइनमेंट सिंबल कहते हैं, और जब हम 2 इक्वल लिखते हैं तो उसे कंपेयर करते हैं। आंसर इसका ट्रू फॉल्स में आंसर आएगा कि ट्रू है कि फॉल्स है, ये आप ध्यान रखना। आंसर या तो ट्रू में आएगा या फॉल्स में आएगा। आपको समझ में आ गया होगा ये कंपैरिजन एंड रिलेशनल ऑपरेटर। अब हम आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर के लिए। तो लॉजिकल ऑपरेटर को समझाने के लिए मैं एक नेक्स्ट पेज में जाता हूं, जहां आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। मान लो किसी के परसेंटेज, एज्यूम कर लो कि 83% आएंगे, और जब मैं इफ स्टेटमेंट लिखता हूं तो मेरे को ग्रेड देना है। तो मैंने यहां लिखा किसी का परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल 80 है एंड परसेंटेज लेस देन इक्वल टू 90 है। तो ग्रेड के अंदर, ग्रेड एक वेरिएबल है, ग्रेड के अंदर हम उसको बी ग्रेड देते हैं। अब परसेंटेज की वैल्यू क्या है? 83। तो यहां पर कंडीशन को चेक करो, 83 ग्रेटर देन इक्वल 80। यस, कंडीशन इज ट्रू, यानी कि ये आपकी कंडीशन क्या हो गई? ये आपकी ट्रू हो गई।
फिर आप ये चेक करो कंडीशन 83 लेस देन इक्वल 90, यस, और ये वाली भी कंडीशन आपकी ट्रू। यानी कि जब हम इफ कंडीशन लिखेंगे तो रिलेशनल ऑपरेटर पहले एग्जीक्यूट होंगे, उसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर होगा एंड। अब इस एंड का मतलब क्या है इसको हम सीखेंगे। मान लो एक कंडीशन ट्रू है, दूसरी ट्रू है, तीसरी फॉल्स है और ये फॉल्स है। ये आपका ट्रू है, ये आपका फॉल्स है, ये आपकी ट्रू है, ये फॉल्स। समझने की कोशिश करना, मैं आपको समझाता हूँ। हमारी ये पहली कंडीशन क्या है, ट्रू है और दूसरी ट्रू है। यानी ये कंडीशन ये वाली ट्रू है, फर्स्ट ये वाली ट्रू है और दूसरा ये ट्रू है। इसका मतलब ये ग्रेड बी असाइन हो जाएगा, यानी कि ट्रू, यानी कि ये हमारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा बिकॉज वी आर सेटिस्फाइंग बोथ द कंडीशन। तो एंड का मतलब क्या है, इस एंड का मतलब है अगर सारी कंडीशन ट्रू रहती हैं तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अगर एक ट्रू है और एक फॉल्स है तो फॉल्स, यानी कि स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर एक फॉल्स है एक ट्रू है तब भी फॉल्स होगा, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर दोनों फॉल्स हैं तब भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। कैसे, एग्जाम्पल देखो। यानी कि मान लो आपका ये है, लेट्स सी किसी के 95 आए, तो 95 ग्रेटर देन 80, 95 ग्रेटर देन इक्वल 80, कंडीशन क्या है, 95 ग्रेटर है, कंडीशन ट्रू है ये। लेकिन 95 लेस देन इक्वल 90, ये कंडीशन क्या होगी, फॉल्स। तो आपकी ये वाली कंडीशन ट्रू हो रही है, ये वाली फॉल्स हो रही है, यानी कि ट्रू है और फॉल्स है। आंसर क्या आया, फॉल्स, यानी कि ग्रेड बी असाइन नहीं होगा, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। आपके समझ में आ गया कि एंड क्या होता है। इसका मतलब जब हम एंड लगा रहे हैं इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि जितनी भी कंडीशन हम एंड के साथ यूज करेंगे इसका मतलब सारी कंडीशन आपकी ट्रू होनी चाहिए, तभी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। ये लॉजिकल ऑपरेटर एंड है। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया। मैं दूसरा स्टेटमेंट आपको समझाने की कोशिश करूंगा। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, किसी के परसेंटेज, मान लो मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, किसी के खाली 10% ही आए और आपने ये कंडीशन लिख दी। मैं गलत लिख के दिखा रहा हूं समझाने के लिए। पी आर ग्रेटर देन इक्वल 80 और सिंबल मैंने लगाया और मैंने लिखा परसेंटेज लेस देन इक्वल 90 ग्रेड इक्वल बी। ये स्टेटमेंट आपने लिख दिया। अब ये और सिंबल है, इसको हम और के लिए यूज करते हैं, और जो हमने पहले सीखा था इसको हम एंड कहते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर एंड कहते हैं। ये लॉजिकल ऑपरेटर और है, दो पाइप साइन हमने यूज करें। तो मान लो अगर कोई कंडीशन ट्रू है, दूसरी भी ट्रू और फॉल्स, ये मैं ट्रूथ टेबल बना रहा हूं समझाने के लिए। ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। अब देखो यहाँ परसेंटेज क्या है, 10 ग्रेटर देन इक्वल 80, कंडीशन क्या हुआ, 10 ग्रेटर नहीं हो सकता, यानी कि आपका कंडीशन क्या है, फॉल्स है। अब यहां पे आओ, 10 लेस देन इक्वल 90, यस, ये कंडीशन ट्रू है, ये कंडीशन ट्रू है, यानी कि एक फॉल्स है एक ट्रू है। और के केस में जब होता है कि अगर दोनों कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, अगर एक भी ट्रू है तब भी होता है, और दोनों फॉल्स है तो फॉल्स है। इस लॉजिक के अनुसार अगर एक फॉल्स है हमारा, ये फॉल्स है और ये ट्रू है, तो हमारा ये रिजल्टेंट होगा, ट्रू में आंसर आएगा। इस पूरे का आंसर ट्रू आएगा तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा और ग्रेड बी मिल जाएगा, यानी कि 10% लेके भी आया है, ये ग्रेड मिल गया। ये कंडीशन किस हिसाब से आपके लॉजिकल ऑपरेटर आपके स्टेटमेंट को गलत कर सकते हैं, इसलिए लॉजिकल ऑपरेटर का बहुत बारीक से समझना चाहिए जिससे कि आप अपने स्टेटमेंट में यूज कर सकें।
आपको समझ में आया? आपका एक सिंबल आपके पूरी कैलकुलेशन को रॉन्ग कर सकता है। तो यहाँ पर ये साइन नहीं यूज करना था, हमें एंड यूज करना था, क्योंकि जो भी परसेंटेज 80 और 90 के बीच में फॉल हो रहे हैं उनको बी ग्रेड देना है, यानी कि दोनों कंडीशन को हमें सर्टिफाई करना है। इसलिए हम यहाँ पर एंड का यूज करेंगे, ना कि और का। और का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी कंडीशन ट्रू हो, आंसर एग्जीक्यूट हो जाएगा। आपका यूज, इसका यूज जब करेंगे जब आप ये चाहते हैं कोई भी एक भी कंडीशन ट्रू होने पर हमारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाए, वहां पर इसका यूज करेंगे। लेकिन ये जो परसेंटेज कैलकुलेशन वाली बात है, यहाँ पर हमारा एंड का यूज होगा। ये लगता है आपके समझ में आ गया होगा ये एंड क्या है। ठीक है, तो ये है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर जो हमने पढ़ा आपके सामने। ठीक है, तो ये था हमारा ऑपरेटर, हम सीख चुके हैं। नाउ कम्स टू इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इसको हम पढ़ेंगे। मान लो a की वैल्यू हमारी 10 है, एज्यूम करते हैं हम, और हमने लिखा कि जब हम प्रिंट करने जाएंगे तो हमने वहां पर लिखा प्लस प्लस ए, और हमने लिखा a प्लस प्लस। दोनों में डिफरेंस, इसको बोलते हैं प्री इंक्रीमेंट और इसको बोलते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट। जैसे आप मोबाइल का कनेक्शन लेते टाइम दो तरह के आपके कनेक्शन होते हैं, एक प्रीपेड कनेक्शन होता है और मोबाइल में एक पोस्टपेड कनेक्शन होता है आपका। प्रीपेड में क्या करते हैं, रिचार्ज कराते हैं, पहले पैसे देते हैं, या पोस्टपेड में बाद में आप पैसे देते हैं, इसीलिए पोस्टपेड कहा जाता है। इसीलिए यहाँ पर ये प्री इंक्रीमेंट है। इसका मतलब पहले तो ए की वैल्यू को इंक्रीज करो और बाद में कोई भी ऑपरेशन करो। तो पहले ए की वैल्यू क्या है, 10 है, प्लस प्लस ए मीन्स ए की वैल्यू पहले 11 होगी, उसके बाद कोई ऑपरेशन होगा, यानी कि प्री इंक्रीमेंट होगा। अगर ए की वैल्यू 10 है और हम इसको यूज करते हैं, इसका मतलब ये होता है पहले 10 वैल्यू को प्रिंट करो, कोई भी ऑपरेशन करो, उसके बाद ए की वैल्यू को बढ़ा के 11 करो, यानी कि 11 बाद में होगा पोस्ट इंक्रीमेंट। जिस तरह मोबाइल के अंदर प्रीपेड और पोस्टपेड होता है। मेरे को लगता है आपको समझ में आ गया होगा। एक इसी तरह एक है माइनस माइनस ए और एक है ए माइनस माइनस, इसको बोलते हैं प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर, और ये हमारा पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। इसका सेम वैल्यू है। मान लो ए की वैल्यू 10 है, माइनस माइनस ए मीन्स पहले ए की वैल्यू 9 होगी, उसके बाद एक कोई भी वर्क ऑपरेशन होगा। इसका मतलब है पहले ए की वैल्यू 10 प्रिंट करेगा, उसके बाद माइनस करेगा 9 होगा। तो प्री का मतलब पहले डिक्रीमेंट होगा, पोस्ट का मतलब बाद में डिक्रीमेंट होगा। ये हमारे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर आपके समझ में आ गया होगा, आई होप। तो हमने ऑपरेटर के बारे में पढ़ दिया। अब यह है बिट वाइज ऑपरेटर। ये थोड़ा टॉपिक पढ़ने के लिए हमें बाइनरी नंबर सिस्टम को मालूम होना चाहिए, तभी हम इसको यूज़ करेंगे। तो किसी और टॉपिक में मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, बिट वाइज ऑपरेटर के बारे में। अभी मैं इसके बारे में नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो सकती है। आपके समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं व्हाट इज एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर। एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर क्या है? जब हम बैकस्लैश डबल कोड लिखेंगे तो डबल कोड प्रिंट होगा, दो बैकस्लैश लिखेंगे तो एक बैकस्लैश प्रिंट होगा, ये बैकस्लैश एन लिखेंगे नई लाइन में आउटपुट आएगा, ये स्पेस देगा। इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा प्रिंट एफ और मैंने लिखा हेलो सेमीकोलन, तो स्क्रीन पर हेलो लिख के आ जाएगा। प्रिंट एफ सी लैंग्वेज में प्रिंट करने के लिए कोई भी मैसेज को प्रिंट करने के लिए आता है। इसका मतलब ये होता है कि डबल कोटेशन में हम जो कुछ भी लिखते हैं वो जिस तरह लिखा गया है उसी तरह आ जाता है। लेकिन मुझे हेलो और वेलकम भी लिखना है, तो मैंने यहाँ लिखा डबल कोड में हेलो, एक्सक्लेमेशन साइन लिया और मैंने लिखा वेलकम। जब मैं ये लिखूंगा तो ये एक ही लाइन में आएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ बैकस्लैश एन, बैकस्लैश एन लिख दिया
तो क्या होगा, हेलो और एक्सक्लेमेशन साइन तो एक लाइन में आएगा, बैकस्लैश एन का मतलब होता है न्यू लाइन। तो ये जो वेलकम है, वेलकम 2020 नेक्स्ट लाइन में आएगा। तो ये आपको समझ में आया, इसको बोलते हैं एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर। ये स्पेशल सीक्वेंस कैरेक्टर है, स्पेशल कैरेक्टर है। बैकस्लैश एन का मीनिंग होता है न्यू लाइन। अगर मैं यहां पर न्यू लाइन हटा दूं, ये न्यू लाइन हटा दूं, तो न्यू लाइन आपके समझ में आ गया होगा। और मैं यहां पर न्यू लाइन की जगह मैं यहां पर बैकस्लैश टी यूज करूं, बैकस्लैश टी यूज करूं, तो बैकस्लैश टी टैब स्पेस, तो जो आउटपुट आएगा वो इस तरह आएगा, हेलो, और ये गैप दे देगा, और गैप के बाद यहां लिख के आएगा वेलकम 20। तो आपके समझ में आ गया बैकस्लैश टी क्या करता है, टैब स्पेस जैसे आपके टैब की कीबोर्ड में होती है उतना स्पेस टैब की देगा, और बैकस्लैश एन क्या करता है, न्यू लाइन। कि आप हमेशा यह ध्यान रखिए, इस सिंबल को हम कहते हैं स्लैश, और जब हम ऐसे लिखते हैं इसको बोलते हैं बैकस्लैश। मुझे लगता है आपके समझ में आ गया होगा। मैं आगे पढ़ाता हूं। अब जैसे कि आपको प्रिंट करना है, मैं प्रिंट करना चाहता हूं हेलो, जब भी स्क्रीन पर प्रिंट हो वो डबल कोटेशन में आए, और जब मैं ये लिखता हूं प्रिंट हेलो डबल कोड में, तो स्क्रीन पर इस तरह आता है, डबल कोड में नहीं आता है। तो मुझे तो डबल कोड में लिखना है, तो मैं कैसे लिखूं? तो उसको लिखने का तरीका है प्रिंट एफ, मैंने लिखा बैकस्लैश डबल कोट हेलो, बैकस्लैश डबल कोट एंड डबल कोट, और जब मैंने ये लिखा तो ये वाला आउटपुट आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि बैकस्लैश डबल कोट का मतलब है एक डबल कोट प्रिंट करो, फिर हेलो लिखो, हेलो लिख दिया, फिर बैकस्लैश डबल कोट का मतलब ये डबल कोट है। इसी तरह हम बैकस्लैश सिंगल कोट भी यूज कर सकते हैं। अगर हमें सिंगल कोट में प्रिंट करना है हेलो, तो यहां हम बैकस्लैश सिंगल कोट का यूज कर सकते हैं। ये आपको बैकस्लैश डबल कोट समझ में आ गया होगा। तो एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर आपके समझ में आ गए होंगे।